मैं डॉक्टर हिताश कुमार, सहायक आचार्य ABST श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू, बीकॉम पार्ट 3, विषय ABST, प्रश्न पत्र प्रथम, अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे जर्नल का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ जर्नल। इससे पूर्व हमने रोकड़ बही का प्रमाणन, क्रय बही का प्रमाणन, विक्रय बही का प्रमाणन, क्रय वापसी बही का प्रमाणन, विक्रय वापसी बही का प्रमाणन और प्राप्त बिल बही का प्रमाणन एवं देय बिल बही का प्रमाणन के बारे में अध्ययन किया। विस्तार से उनके बारे में समझा, जाना। जो मुख्य तीन बहियों के अलावा जो लेखे कहीं नहीं किए जाते हों, उनको करने के लिए जर्नल में उनकी लेखा पृष्ठियाँ की जाती हैं और उन लेखा पृष्ठियों का यदि हम प्रमाणन करें तो उस बही को हम जर्नल का प्रमाणन कहेंगे। अर्थात अन्य बहियों की अपेक्षा ये जर्नल का जो प्रमाणन है वो कुछ कठिन है, टफ है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के लेखे नहीं पाए जाते हैं। जैसे क्रय बही में क्रय संबंधी हैं, रोकड़ बही में रोकड़ संबंधी हैं, विक्रय बही में विक्रय संबंधी हैं, बिल्स रिसीव में प्राप्त BR से संबंधी हैं और बिल्स पेबल बुक में जो बिल्स पेबल के संबंधी हैं उनका लेखा करता है। लेकिन जर्नल में इन लेखों के अलावा आपको बताया कि अन्य लेखे जो भी शेष रह जाते हैं उनका लेखा किया जाता है और इन लेखों के लिए जिन लेन देनों को किसी अन्य साहित्य पुस्तक में नहीं लिखा जाता है उसका लेखा इसमें किया जाता है। यह आपको बताया है कि जर्नल में शेष बचे हुए समस्त लेखों को लिखा जाता है। इसके लेखकों को जो इनमें लेखे किए जाते हैं उन लेखों को अपन कई वर्गों में बांट सकते हैं और या बांटा जा सकता है, जिसका प्रमाणन अंकेक्षक को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि प्रत्येक जर्नल पृष्ठ के नीचे विवरण अच्छी तरह समझाया गया है तथा इसके लिए प्रमाणक मौजूद है। स्पष्ट भाषा में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो जर्नल पृष्ठि हमारे द्वारा की जाती है तो उस पृष्ठि के नीचे जो विवरण लिखा जाता है उसमें पूरी डिटेल लिखनी चाहिए कि ये किस प्रकार का सौदा है, किस प्रकार का व्यवहार है, उससे समझ में आ जाए। और उसके लिए अंकेक्षक को ये चाहिए भी कि प्रमाणक मौजूद हो। बिना प्रमाणक के यदि प्रमाणक नहीं है तो इस लेखा बही की गई पृष्ठियों को जांच के दौरान ये कतई संभव नहीं है कि ये सही और सत्य तरीके से की गई हैं अथवा नहीं। अतः इसके लिए प्रमाणक का होना जरूरी है। जर्नल में किए जाने वाले लेखों को हम अलग अलग भागों में या वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रारंभिक पृष्ठियाँ, ओपनिंग एंट्रीज। इन पृष्ठियों का प्रमाणन पिछले वर्ष के चिट्ठे से किया जाए। जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उससे इनकी पृष्ठियाँ की जाएंगी। यदि किसी नई संस्था ने पुराने व्यवसाय को खरीदा है तो विक्रेता के साथ साथ किए गए सौदे या समझौते को देखकर इनका प्रमाणन किया जा सकता है। यदि किसी कंपनी ने ऐसा सौदा किया हो तो उसके समझौता के अंतर्गत कंपनी के अंतर नियम तथा संचालकों की बैठक की कार्यवाही पुस्तिका को देखकर
प्रमाणन किया जा सकता है। कंपनी के जो नियम कायदे अंतर्नियम के अधीन हैं वो या संचालक द्वारा जो बैठक की गई, उस बैठक में जो कार्यवाही पुस्तक में लिखी गई है उसके आधार पे प्रारंभिक प्रश्नों का, ओपनिंग एंट्रीज का अंकेक्षक द्वारा प्रमाणन किया जा सकता है। दूसरा है अंतिम प्रश्न, क्लोजिंग एंट्रीज। अधिकांशतः वर्ष के अंत में जब लेखे समाप्त किए जाते हैं तो हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं, या कोई भी, चाहे वो 1 वर्ष से हो, 6 महीने से हो, मासिक हो, त्रैमासिक हो, जैसा भी है, लेखे का हमने जो पैटर्न कर रखा है उसके मुताबिक हम अंत में अंतिम प्रश्न करते हैं। इनमें सभी प्रश्नियाँ आती हैं जो अव्यक्तिगत खातों को बंद करने के लिए की जाती हैं। इम्पर्सनल अकाउंट्स को बंद करने के लिए जो प्रश्नियाँ की जाती हैं वो अंतिम प्रश्नियाँ कहलाती हैं। और ये खाते व्यापार, ट्रेडिंग अकाउंट हो या लाभ हानि खाता हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, में स्थानांतरित करके, ट्रांसफर करके बंद कर दिए जाते हैं। इन खातों के प्रमाणन के लिए खतौनी की जांच होना तथा खातों के दोनों पक्षों का सही योग होना आवश्यक है। इसके लिए मुख्य बात यही है कि जब इनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसे बंद करते हैं तो इन खातों की खतौनी की जांच के लिए प्रमाणन का होना आवश्यक है। और प्रमाणन के लिए खातों के दोनों पक्षों का योग सही होना आवश्यक है। इसके लिए अतिरिक्त ये भी देखना चाहिए अपने को कि खातों का सही खातों में स्थानांतरित किया गया है नहीं। कहीं हमने अंतिम प्रश्नियाँ करते समय ट्रेडिंग अकाउंट में यदि जो पृष्ठि लिखनी चाहिए थी, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं लिख दी। अर्थात जो पृष्ठि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी चाहिए थी, लाभ हानि खाते में करनी चाहिए थी, वो कहीं व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं करते। अतः इसे हमें स्पष्ट जांच करनी चाहिए अंकेक्षक द्वारा। और यदि इस प्रकार से पाई जाती है तो उसको शुद्ध रूप से अंकेक्षक को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में टिप्पणी अंकित करनी चाहिए। आक्षेप के रूप में भी वो दर्ज कर सकता है, अपनी टिप्पणी के रूप में भी लिख सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतिम प्रश्नों को जांचने के लिए उसको सही स्थान पर लिखा होना आवश्यक है। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यदि ट्रेडिंग अकाउंट से है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और यदि त्रुटि है तो उसका संशोधन करना चाहिए। तीसरा है, जैसा कि मैंने अंतिम प्रश्नों के दौरान बताया है, अब हम जब प्रारंभिक प्रश्नियाँ ओपनिंग एंट्रीज कर देते हैं, अंतिम प्रश्नियाँ क्लोजिंग एंट्रीज कर देते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो हमें उसके लिए तीसरा बिंदु है सुधार संबंधी प्रश्नियाँ, रेक्टिफिकेशन एरर। जब खातों में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए, अशुद्धि रह जाए, तो उसको सुधारने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे लेखों की जांच के लिए उसी प्रमाण पत्र की सत्य मानना चाहिए जिस पर कि किसी उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर किए हों। उस लेखे पर जो लेखा किया गया है और उसका जो प्रमाण पत्र है उसकी सत्यता की जांच के लिए हमें उस पर उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। उस पर लेखा विभाग के अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके अलावा उसकी त्रुटियों को भी देखना चाहिए तथा ये जांचना चाहिए कि सुधार का लेखा पुस्तक सिद्धांतों के अनुसार किया गया है अथवा नहीं। कोई भी जो सुधार किया गया है वो लेखा या पुस्तपालन कह दें, पुस्तपालन के सिद्धांतों के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया, खतौनी ठीक प्रकार से की गई है या नहीं की गई है। यदि नहीं की गई है तो जब सुधार संबंधी प्रश्न हम कर रहे हैं
तो उसमें सुधार करना चाहिए। अंकेक्षक का दायित्व है कि जब भी वो इसकी अंकेक्षक कार्य करे तो उसमें जो भी त्रुटि पाई जाए उसका सुधार करें, और उन जो सुधार करेंगे जिनके माध्यम से वो सुधार की पृष्ठियाँ कहलाएंगी। और चौथा है समायोजन पृष्ठियाँ, एडजस्टमेंट एंट्रीज। समायोजन के लेखों की जांच के लिए ये देख लेना आवश्यक है कि बकाया खर्च, पूर्वदत्त व्यय, पेश की आय अथवा अर्जित की गई आमदनी का ठीक ठीक समायोजन किया गया है अथवा नहीं। यदि हमारे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, एडवांस इनकम है या अक्रूड अर्जित की गई किसी प्रकार की आय है, उनका समायोजन ठीक से किया गया है या नहीं, इसकी जांच अंकेक्षक को करनी चाहिए। और इसके लिए अंकेक्षक को संबंधित प्रमाण पत्र देखने चाहिए तथा जांच करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के समायोजन का प्रमाणन अलग अलग स्रोतों अथवा प्रमाणों के आधार पर करना चाहिए। बकाया खर्चों के संबंधी जो प्रमाण हैं उनका बकाया खर्चों संबंधी जांच करनी चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंस जो पूर्वदत्त व्यय हैं उनका उनसे संबंधित कोई पेश की आय है या अर्जित की गई आमदनी है तो उसे संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, जो प्रमाणों दे रखे हैं, उन प्रमाणों को के माध्यम से ही उसकी जांच करनी चाहिए। और इस संबंध में कुछ समायोजन के बारे में, जैसे खर्च और आय के बारे में, तो हम इसके प्रमाण की जांच के लिए हम रोकड़ बही का प्रमाण करके भी साथ साथ जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जब हम रोकड़ बही का समायोजन, रोकड़ बही की अंकेक्षक कर रहे थे, तो उससे भी हमें इस प्रकार की पृष्ठियाँ यदि प्राप्त होती हैं तो उससे मिलान कर लेना चाहिए। और उसके लिए अंकेक्षक को चाहिए कि वो अलग से नोट तैयार कर ले, बना ले, जिससे कि समायोजन संबंधी पृष्ठियों को जांचने में सुविधा रहती है। और अन्य समायोजन जो हैं, जैसे डूबत ऋण है, उसका प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया है, पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, आदि के लिए संस्था के जो नियम बना रखे हैं उसको जांचना चाहिए। क्या उस नियमों के अनुसार ही इनका लेखा जोखा किया गया है, समायोजन किया गया है या नहीं, और उनके किए गए समायोजन को अधिकारियों के द्वारा प्रमाण पत्र लिए जाने चाहिए, तभी उसकी सही और सत्यता की जांच हो पाएगी। इसके अलावा यदि मूल्यह्रास की रकम है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रखी है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन संबंधी नियमों की जानकारी जो लेखों में है उसको देखते हुए उसकी जांच करनी चाहिए। और इसके बाद स्थानांतरण पृष्ठियाँ, ट्रांसफर एंट्रीज, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए या एक बही से दूसरी बही के लिए या अन्य किसी प्रकार की पृष्ठियों को यदि हम स्थानांतरण, ट्रांसफर एंट्रीज करें तो इसके लिए अंकेक्षक को जो जांचने की बात है वो कि इस प्रकार की जो पृष्ठियों के लिए उच्च या अधिकृत प्रमाण पत्र होने चाहिए, अर्थात पत्र व्यवहार हो या अन्य प्रमाणों को देखना चाहिए। इस प्रकार के लेखों की खतौनी की जांच होनी चाहिए कि वो सही रूप से स्थानांतरित की गई हैं या नहीं। छठा है डूबत ऋण, बैड डेबिट्स। इन लेखों के प्रमाणन के लिए अंकेक्षक को उच्च अधिकारियों द्वारा अधिकृत आदेश तथा संबंधित देनदार से हुआ पत्र व्यवहार देखना चाहिए। और यदि उसको संदेह हो अंकेक्षक को तो पूरी छानबीन करनी चाहिए कि वास्तव में जो बैड डेबिट्स है वो कहीं काल्पनिक रूप से तो नहीं दिखा दिया गया हो, वास्तव में देनदारों की ऐसी परिस्थितियां रही हों और उससे राशि वसूलने के लिए उनको किसी प्रकार के डूबत ऋण के आधार पर
उनको लाभ देते हुए उनसे राशि वसूली गई है, या कहीं कृत्रिम रूप से ही नहीं, कहीं बैड डेबिट्स शो करते हुए कहीं व्यापार में गबन या कपट की सोच तो नहीं है। इस तरह से अंकेक्षक को जो भी अधिकृत आदेश हैं उच्च अधिकारियों द्वारा जो जारी किए गए हैं उनको, और संबंधित देनदार जिनसे डूबत ऋण की बात है उनसे जो पत्र व्यवहार हुआ है कि वास्तव में देनदारों से हमें राशि पूरी प्राप्त नहीं हो रही थी, ऐसी स्थिति में हमने डूबत ऋण के आधार पर हमने उनसे राशि प्राप्त की है, उनकी जांच करनी चाहिए अंकेक्षक को, और गहनता से जांच करनी चाहिए यदि कोई संदेह की स्थिति आती है। सातवां है चलानी का लेन देन। इन लेखों की जांच एजेंट से प्राप्त विवरण से करनी चाहिए और इसमें कुल बिक्री या एजेंट द्वारा किए गए खर्चों, कमीशन आदि के बारे में जांच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी एजेंट से प्राप्त रकम की सूचना भी मिल सकती है, तो उसे देखना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। और अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि माल बेचते समय उसको खातों में किस मूल्य पर दिखाया गया था, लागत या बीजक मूल्य पर, और यदि लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर दिखाया गया है तो उसकी समायोजन पुष्टि कर दी गई है या नहीं, और यदि उसे लागत से अधिक मूल्य पर दिखाया गया है, उसकी समायोजन पुष्टि नहीं की गई है, तो उसमें सुधार करना चाहिए अंकेक्षक द्वारा। दूसरा, मालिक द्वारा किए गए खर्चों के संबंध में भी अंकेक्षक को उसके प्रमाण मांगने चाहिए। बिना बिके हुए माल के मूल्यांकन के संबंध में भी उसे विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि चलानी के खाते का लाभ हानि सही रूप से स्थानांतरित किया गया है या नहीं। एजेंट से बिक्री पर प्राप्त रकम का उचित प्रमाण मतलब रसीद भी निश्चित रूप से अंकेक्षक को देखनी चाहिए जब खातों का वो जनरल बही में इनका प्रमाणन करता है। और आठवां है स्वीकृति पर भेजा गया माल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। इस प्रकार की राशि कम है तो अलग बही में रखने की आवश्यकता नहीं है, तथा ये उचंती बही में स्मरण के लिए लिख ली जाती है, याददाश्त के लिए उचंती रूप में उसको लिख लेते हैं। लेकिन अंकेक्षक को यदि बही की जांच करते समय ये जरूर देखना चाहिए कि माल के समस्त विवरणों के साथ साथ ये भी सूचना हो कि माल वापस आया है अथवा स्वीकृति लेने पर ही विक्रय बही में लेखा कर दिया गया है। यदि माल का विक्रय वही में लेखा कर दिया गया है तो ग्राहक का संबंधित स्वीकृति पत्र तथा उच्च अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रमाण पत्र देखना चाहिए कि जब हमने माल का विक्रय कर दिया और विक्रय की स्वीकृति लेने के बाद उसको विक्रय वही में लेखा भी कर दिया गया है, और यदि विक्रय वही में लेखा कर दिया है तो ग्राहक से संबंधित स्वीकृति पत्र तथा उच्च अधिकारी द्वारा जो अधिकारित प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो जारी किया गया है नहीं, ये अंकेक्षक को देखना चाहिए। और वर्ष के अंत में जो माल ग्राहक के पास रह जाता है, कस्टमर के पास जो गुड्स रह गया, माल रह गया, और जिनके लिए खरीद की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है, तो उसकी गणना अंतिम स्टॉक में कर लेनी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में उसको सम्मिलित कर लेना चाहिए। उचित बही की जांच करने के लिए अंकेक्षक द्वारा माल बाहरी पुस्तक से भी सहयोग लेना चाहिए। उसको जो विक्रय बही या अन्य प्रकार की बहियों के माध्यम से जहां इनका लेखा जोखा है उनसे उनकी सहायता लेनी चाहिए। यदि इस प्रकार से बिक्री पर्याप्त मात्रा में है तो उसका लेखा अलग जर्नल, सेल्स ऑफ रिटर्न जर्नल्स में लिखा जाता है। कुछ संस्थाओं में इसे जाकड़ बही भी कहते हैं। इस बही की जांच भी
उपयुक्त विधि से ही करनी चाहिए अंकेक्षक को, क्योंकि इसमें जो भी लेखे हैं उन लेखों को सभी प्रमाणक के माध्यम से जांच कर ही प्रमाणन करना चाहिए। अब हम इसके पश्चात लेखों की खतौनी एवं तलपट की जांच, वाउचिंग ऑफ लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस की जांच के बारे में, प्रमाणन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रमाणन के अंतर्गत लेखों की खतौनी एवं खातों के शेष आदि की जांच भी शामिल है। बहुत से विद्वान लेखकों ने इसे नैतिक जांच का नाम दिया है। कुछ भी हो, अब हमें इस संबंध में सामान्य नियमों का अध्ययन करना जरूरी है। जांच की सीमा निर्धारण करने के लिए अंकेक्षक को संस्था में प्रयुक्त आंतरिक नियंत्रण विधि, बही खाता प्रणाली तथा अन्य वर्तमान परिस्थितियों में विचार करना होगा। कुछ व्यक्ति ये भी अनुभव करते हैं कि ऐसी जांच करते समय अंकेक्षक यंत्रवत और निर्जीव सा बन जाता है। इसमें शिथिलता और थकावट आ जाती है। फिर भी वह कार्य की महत्ता को देखते हुए इस कार्य को बड़ी सतर्कता और चतुराई से करना चाहिए। खतौनी की जांच के संबंध में जो सामान्य विधियां हैं वो इस तरह हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब भी अंकेक्षक लेखों की खतौनी एवं तलपट की जांच करे तो निश्चित रूप से अंकेक्षक हो सकता है इसमें थकान या शिथिलता महसूस करे, लेकिन उसको निश्चित रूप से जांच करते समय कार्य की महत्ता को देखते हुए उसको बड़ी सतर्कता और चतुराई से कार्य करना चाहिए। खतौनी की जांच के संबंध में जो सामान्य विधियां हैं वो निम्न प्रकार है। पहले है जांच की विधि। खतौनी की जांच करने की दो विधियां हैं। प्रथम तो है खातों के लेखों के आधार पर प्रारंभिक पुस्तकों की प्रविष्टियों को तलाश किया जाए। खातों में जो लेखे किए गए उसके आधार पर प्रारंभिक खातों की जो पुस्तकें में प्रविष्टियां की गई हैं उनकी तलाश की जाए। और दूसरी जो है, जो पुस्तकों की प्रविष्टियों के आधार पर खातों के लेखों की जांच की जानी चाहिए। अतः कार्य की सुविधा को देखते हुए द्वितीय जो विधि है वो उचित रहती है, क्योंकि पुस्तकों में जो प्रविष्टियां की गई हैं उसके आधार पर ही लेखों की जांच करनी चाहिए, जो उचित रहती है। जांच करने वाले व्यक्ति, अर्थात इनकी जांच करने वाला व्यक्ति को हो कौन होना चाहिए और कितने व्यक्ति कर सकें। तो इसमें दो व्यक्ति खतौनी की जांच करें तो बहुत सुविधा रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति है वो प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों से प्रविष्टियों को बोलता है, पुकारता है, और दूसरा व्यक्ति पृष्ठांकन के आधार पर खाते के लेखों को तलाश कर ले, फिर दूसरा व्यक्ति के लेखों को खोलकर सुनाए, और यदि पहला व्यक्ति ठीक कहे तो दोनों अपनी अपनी प्रविष्टियों को चिन्हित कर दें। यही क्रम प्रत्येक लेखे की खतौनी से चलता रहे। अर्थात ये स्पष्ट है कि जांच करने वाले व्यक्ति हैं वो दो व्यक्ति हों तो खतौनी की जांच करने में सुविधा रहेगी। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में से एक व्यक्ति प्रविष्टियों को बोलता है, पुकारता है, और दूसरा व्यक्ति जहां उसका लेजर फोलियो है, पृष्ठांकन है, उसके खाते को खोलता है, लेखों को तलाशते, फिर उसकी जांच कर ले। जो प्रथम व्यक्ति बोलता है उसको सुन के और उसको प्रविष्टियों को चिन्हित कर दे। तो इसी क्रम में सारी खतौनियों की जांच हो जाएगी और सही शुद्धता के रूप में उसकी जांच। तीसरा है जांच में पाए जाने वाली गलतियों का रिकॉर्ड। ये निश्चित रूप से है
कि खातों को कितने भी शुद्धता से व्यापारिक लेखों में लेखा जोखा करे, कहीं न कहीं कोई गलती हो ही जाए, और गलती ये कहते हैं मानवीय भूल है, उसकी जांच यदि की जाए तो गलतियों का रिकॉर्ड पकड़ में आए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जांच में कुछ त्रुटियां पाई जाएं तो उन्हें अंकेक्षण संबंधित कार्य पत्रों में दर्ज कर लिया जाए, और यदि खाते बंद कर दिए गए हैं तो संबोधन पृष्ठों द्वारा इनको ठीक कराया जाए। यदि हमने खाते बंद कर दिए, क्लोज कर दिए हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री है, संबोधित पृष्ठों के माध्यम से इसको ठीक किया जाए। कभी कभी हम रकम वाली गलतियों को सुधारने से छोड़ दिया जाता है, नहीं छोड़नी चाहिए। अंकेक्षक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत के विरुद्ध है और छोटी छोटी रकमों से बड़ी रकम बनती है। इसलिए चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो रकम, अंकेक्षक को यदि वो त्रुटि पाई जाती है तो उसमें गलती को सुधारना चाहिए, उस रिकॉर्ड की गलतियों को पकड़े और उसमें सुधार करें। चौथा है खातों के शेष की जांच करना। जब खतौनी की जांच के बाद खातों की शेष की जांच करनी चाहिए, और इसके लिए समस्त गणनाएं करना अच्छा रहेगा। पांचवा है खतौनी की जांच में प्राय प्रेक्षण जांच का प्रयोग। जब हमने खतौनी की जांच की, उसमें प्रेक्षण की जांच करनी चाहिए, और ये हमने पहले ही बता दिया कि यह जांच यंत्रवत है। यदि सब बातें ठीक हो और संदेह की कोई गुंजाइश न हो तो अंकेक्षक द्वारा प्रेक्षण जांच की विधि अपनाई जा सकती है। सब बातें ठीक हैं, इसका पता प्रारंभिक लेखे की सत्यता से का पता लगाते समय ही चल जाएगा। यदि हमने प्रारंभिक लेखों की जांच गहनता से कर ली, उनके प्रमाणक के माध्यम से मिला के जांच की गई, तो उस समय ही पता चल जाएगा कि उन्होंने गलतियां की हैं या नहीं। तो नहीं की हैं तो हम प्रेक्षण जांच कर सकते हैं, अंकेक्षक द्वारा प्रेक्षण जांच करनी चाहिए। धन्यवाद।